डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आज चर्चा करूंगा डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पर। इसके दूसरे भाग शिक्षा और समाज के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत शिक्षा के प्रभावी कारक के विषय में पूर्व के क्लास में चर्चा हुई थी। जैसा कि हम लोगों ने शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में परिवार और समाज के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम विद्यालय शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में एवं राज्य शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम विद्यालय शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में इस पर चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा हम सर्वप्रथम विद्यालय के संदर्भ में कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पे करेंगे। सर्वप्रथम हम टीपी नन की परिभाषा लेंगे। टीपी नन ने विद्यालय को परिभाषित करते हुए कहा है, विद्यालय को प्रमुख रूप से ऐसा स्थल नहीं समझना चाहिए जहाँ कुछ निश्चित ज्ञान सीखा जाता है, बल्कि वह बालकों को निश्चित क्रियाओं तथा अनुशासन का ज्ञान प्रदान करने का स्थल है, जिसका इस विस्तृत विश्व तथा महानता में अस्थायी महत्व है। दूसरी परिभाषा हम लेंगे एम.बी. रास की। एम.बी. रास ने विद्यालय को परिभाषित करते हुए कहा है, विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य के द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। इन परिभाषाओं के आधार पर हम विद्यालय के प्रमुख कार्यों एवं उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट रूप से समझ पाए हैं। हम विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा करेंगे। विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व। संस्थागत औपचारिक शिक्षा का केंद्र विद्यालय होता है। विद्यालय औपचारिक शिक्षा के लिए विधिवत प्रयत्न करता है। समाज में विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ पाएंगे। इसमें सर्वप्रथम हम पहला आवश्यकता एवं महत्व पे चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व का विकास करने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है संस्कृति का विकास तथा हस्तांतरण विद्यालय द्वारा होता है। सामाजिक वातावरण की व्यवस्था विद्यालय द्वारा संभव है। मानवीय गुणों का विकास विद्यालय द्वारा होता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने में विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक चेतना का विकास विद्यालय द्वारा होता है। जटिल समस्याओं का समाधान विद्यालय द्वारा ही संभव है। विशिष्ट वातावरण विद्यालय द्वारा उत्पन्न होता है। आदर्श समाज का निर्माण विद्यालय द्वारा होता है। व्यवहारिक ज्ञान
प्रदान करने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय अपने पारंपरिक रूप में शिक्षा का औपचारिक साधन है। यह औपचारिक इस कारण है कि इसके अपने निश्चित उद्देश्य, कार्य तथा कार्यक्रम होते हैं। साथ ही साथ छात्र, शिक्षक, अन्य कर्मचारी गण तथा स्थान भी निश्चित होते हैं। विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है, जिनकी स्थापना कोई भी समाज एक भली भांति सोची विचारी योजना के अनुसार करता है। यह शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे अपने समाज की संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण करना, नवीन काम के माध्यम से छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, छात्रों का समाजीकरण करना, संस्कृति का नवीनीकरण करना, छात्रों में सामाजिक आदतों एवं गुणों का विकास करना, समाज में आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार करना, सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों आदि का विरोध करने की क्षमता उत्पन्न करना, सामाजिक समस्याओं की समझ उत्पन्न करने एवं उनके समाधान के उपाय खोजने के योग्य बनाना, सामाजिक विघटन की प्रक्रिया तथा उसके रूप को समझने के योग्य बनाना, सामाजिक मूल्यों के प्रति निष्ठा विकसित करना, छात्रों को व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवसर प्रदान करना, छात्रों के मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना, सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करना। आगे हम राज्य शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में इस पर चर्चा करेंगे। विद्यालय, परिवार तथा समाज के समान राज्य भी एक महत्वपूर्ण अभिकरण है जो शिक्षा के विकास में सहायक है। यह एक निश्चित समुदाय है जिसके द्वारा निश्चित कार्य एवं उद्देश्य होते हैं। यह व्यक्तियों के सेवक तथा प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। इसके अंतर्गत एक मानव समूह जो सरकार के रूप में होता है, उसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। यह सर्वोच्च तथा स्वतंत्र होता है। वह नागरिकों के विकास एवं शासन की सुचारुता के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। राज्य की परिभाषाएं। हम गार्नर के अनुसार राज्य की जो परिभाषा दी गई है उस पर चर्चा करेंगे। गार्नर ने कहा है, राज्य मनुष्यों के उस बहुसंख्यक समुदाय या संगठन को कहते हैं जो अस्थायी रूप से किसी निश्चित भूभाग पर रहता है, जिसकी ऐसी संगठित सरकार है जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण अथवा स्वतंत्र है और जिसकी आज्ञा का पालन अधिकांश जनता स्वाभाविक रूप से करती है। जॉन डीवी ने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा है, राज्य जनसमूह का संगठन है जो जनता के रुचियों के संरक्षण को अपने सदस्यों द्वारा ही प्रभावित करता है। राज्य का महत्व क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। राज्य का शिक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे राज्य बालक के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, बालक के लिए उचित शिक्षा का प्रबंध करता है, बालक को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है, बालक को आदर्श नागरिक बनने के अवसर प्रदान करता है।
राज्य भावनात्मक एकता तथा संगठन का पाठ पढ़ाता है। बालक में नेतृत्व की भावना का विकास करता है। बालक से संबंधित माता पिता, परिवार एवं समाज के हित की रक्षा करता है। समाज के भ्रष्टाचारों पर रोक लगाता है। शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम तथा विधियां निर्धारित करके शिक्षा पर नियंत्रण रखता है। बालकों के लिए निःशुल्क पुस्तकों तथा पौष्टिक आहार की व्यवस्था करता है। आर्थिक व्यय की पूर्ति करता है, क्योंकि शिक्षा अनुत्पादक व्यय है। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में हम राज्य की भूमिका के बारे में जानेंगे। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य की भूमिका, इसमें सर्वप्रथम आता है विद्यालयों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स। बालकों को उचित नागरिकता के प्रशिक्षण के लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है। अतः राज्य आवश्यक स्थानों पर विद्यालयों की स्थापना करता है, जिससे उस क्षेत्र के बालकों को उचित तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके। राज्य की ओर से प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। बालकों के वैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा तकनीकी ज्ञान के लिए भी विद्यालयों को स्थापित किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि बालक की शिक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। दूसरा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। राज्य को निश्चित स्तर तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे निर्धन वर्ग भी शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने बालकों को नियमित रूप से विद्यालय भेज सके। हम जैसा कि शिक्षा के अधिकार कानून 2010 द्वारा ये अनिवार्य कर दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तीसरा है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण। राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है और यह निरीक्षण करता है कि शिक्षा के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हो गए हैं। उद्देश्यों के निर्धारण में बालक के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। चौथा है पाठ्यक्रम निर्माण। विकसित समाज के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए, क्योंकि जटिल तथा स्थिर पाठ्यक्रम बालक की नवीनतम सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। अतः उसमें लचीलापन तथा समय समय पर परिवर्तन आवश्यक है। पांचवा है आर्थिक सहायता। राज्य को नवीन विद्यालय की स्थापना के साथ साथ व्यक्तिगत संस्थाओं को भी महत्व देना चाहिए। उनका सामंजस्य सरकारी विद्यालयों के साथ करना चाहिए। समय समय पर उन्हें आवश्यक आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए, जिससे वे आवश्यक उपकरण, फर्नीचर इत्यादि का प्रबंध कर सकें। आयोगों का गठन, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन। राज्य को क्षेत्रों के अनुसार आयोगों का गठन करना चाहिए, जिससे सभी विद्यालयों की समुचित देखभाल की जा सके और उनमें होने वाली अव्यवस्थाओं को दूर किया जा सके। शैक्षिक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विधियों तथा क्षेत्रों का विकास आवश्यक है। अतः राज्य को चाहिए कि अध्यापक को अनुसंधान की आवश्यक सामग्री की सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में अनुसंधान पर बल देना चाहिए, जिससे नवीन विधियों का अन्वेषण हो सके और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सके। आठवां है पत्राचार शिक्षा व्यवस्था। देश के उन भागों में जिनमें विद्यालयों की कमी है, जहां
शीघ्र इतने विद्यालयों को नहीं खोला जा सकता। सरकार को पत्राचार शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसका उपयोग सेवारत व्यक्ति भी कर सकता है। 9वां है योग्य शिक्षकों की व्यवस्था, अपॉइंटमेंट ऑफ नोबल टीचर्स। शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए उपयुक्त प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए, जो बालक के स्वाभाविक विकास के साथ साथ उसका सर्वांगीण विकास कर सके। अध्यापक को संपूर्ण संबंधित विषय का ज्ञान होना चाहिए, तभी वे बालक को ठीक प्रकार से पढ़ा सकते हैं। 10वां है प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग स्कूल्स। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह आवश्यकतानुसार अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करे, जिनमें शिक्षण की आधुनिकतम विधियों का शिक्षक को ज्ञान कराया जाए तथा बीच बीच में रिफ्रेशर कोर्स की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार आज हम लोगों ने विद्यालय शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में और शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य की भूमिकाओं पर चर्चा की। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए आज के क्लास के द्वारा उनके लिए एक असाइनमेंट बनता है कि विद्यालय शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में एवं राज्य शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में इन दो विषयों पे आप एक विस्तृत टिप्पणी लिखेंगे। धन्यवाद।